अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो एक ना, मतलब एक चीज होती है कि जो हमने पढ़ा और हमें फॉर्मूले याद है, और एक चीज होती है कि मेरे दिमाग में वो चीज की ना इमेज क्रिएट हो रही है। ठीक है, आई एम वेरी मच क्लियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, राइट। मोमेंटम वर्ड की मीनिंग हमने क्या समझी हुई है कि मोमेंटम जो वर्ड है ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, राइट। मोमेंटम जो वर्ड है ये हमें बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये आपकी इनहरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब आपकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आपकी, मतलब अगर किसी फिजिकल बॉडी में स्पीड है तो दैट फिजिकल बॉडी विल नॉट सेंस द स्पीड, रादर इट सेंस द मोमेंटम। उसका मास का इफेक्ट, उसका इनर्शिया उसके साथ है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इनर्शिया का जो एक कैलकुलेशन है, जो इनर्शिया का जो एक फीलिंग है, वो आपका मोमेंटम। तो डेफिनेटली मोमेंटम हर बॉडी का अपना इंटरनल है। अगर आपकी जो स्पीड है उसके हिसाब से आपका मोमेंटम है। अगर आपके पास मोमेंटम है और आप डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ सम सिस्टम, ठीक है, इंटरैक्शन आपका होगा ही होगा। यू कैन नॉट, if you are a physical body then you have to be interactive with something else all the time, whether you are at rest or you are moving, इंटरेक्शन तो आपका होगा। आपका अगर किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है और आपका और उस दूसरी बॉडी को मिला करके हम एक कंप्लीट सिस्टम मान लें, राइट, देन आप दोनों के बीच जो भी फोर्सेस एक्सचेंज होंगे when these two bodies are in contact, they will follow न्यूटन्स थर्ड लॉ। कहीं पे भी आप फोर्स लगाओ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का आना आपका बिल्कुल ही वाजिब है। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वहां पे पिक्चर में आएगा ही आएगा। मेरा ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, इसको बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही बोल दिया कि ये इतना डिटेल में, जितना डिटेल में आपको समझाने जा रहा हूँ अभी कहीं नहीं दिया हुआ है। आपकी मर्जी, आप लाके किताबें छान लो। और जब तक इतने डिटेल में नहीं जाओगे तब तक आपसे प्रॉब्लम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, मे बी आपका थ्योरेटिकली आप डेफिनेशन रट सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन शायद आप बना भी लो, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहोगे कि हम एस सी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, या हम आगे कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, इवन एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस काफी अच्छे दिए हुए हैं अगर आपने सॉल्व की होगी तो, या एग्जाम्पलर सॉल्व कर लें, एग्जाम्पलर में काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो कहीं पे भी ना फिजिक्स में यह है कि ये बहुत कोर फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, राइट। तो आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बोला, सीक्वेंशियली समझो कि अगर आप एक फिजिकल बॉडी हो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई फिजिकल बॉडी है तो ये फिजिकल बॉडी इन एनी केस किसी ना किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्शन में जाएगी ही जाएगी। जैसे अगर आप आइडियल कंडीशन में बैठे भी हो तो चेयर पे बैठे हो तो चेयर का आपका इंटरेक्शन हो ही रहा है। ठीक है, तो अगर आपको और चेयर को हम लोग एक कंप्लीट सिस्टम मान ले तो आपके बीच का जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है, राइट। तो कोई भी फिजिकल बॉडी जब नेचुरली खुद से इंटरैक्ट करेगी, अदर देन नेचर फोर्सेस, नेचर के फोर्सेस को छोड़ दें, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस को छोड़ दें, ग्रेविटेशन को इग्नोर करो, हम लोग बात कर रहे हैं दो फिजिकल बॉडी के इंटरेक्शन की। तो अगर दो फिजिकल बॉडी इंटरेक्ट करेंगी तो न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। अगर न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है, अगर न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम विल बी जीरो। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहां पे ये ले लिया कि सपोज करो ये मेरा मास m1 है और ये u1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये मेरा मास m2 है, ये u2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इफ आई से u1 इज ग्रेटर देन u2 तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा आपका,
ये दोनों मासेस कोलाइड करेंगे, ठीक है। जब ये मासेस कोलाइड करेंगे तो उस कंडीशन में वन वाला टू पे फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं टू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो क्या मिलेगा मुझे कि वन वाला टू पे फोर्स लगा रहा है, किधर की तरफ लगा रहा है, इधर, ठीक है। एफ टू पे वन के कारण फोर्स लग रहा है, एम टू, ठीक है। एंड टू वाला जो है वो वन पे फोर्स लगाएगा, राइट। तो अगर मैं एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं जो मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, तो टू वाला वन पे फोर्स लगा रहा है, ये हो गया एफ वन टू, राइट। और उसके बाद टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। ये m1 आपका v1 वेलोसिटी से जाने लगा और m2 जो है आपका वो v2 वेलोसिटी से जाने लगा, ठीक है। अब एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होगा आपका कि F12 और F21 को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, ठीक है। लेट टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज डेल्टा टी, ठीक है। लेट टाइम ऑफ इंटरेक्शन इज डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा टी टाइम से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, मल्टीप्लाई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन दे दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई डेल्टा टी से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये F12 इंटू डेल्टा टी प्लस F21 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। ये F12 इंटू डेल्टा टी, F21 इंटू डेल्टा टी क्या है, कोई बता सकता है मुझे? एक्शन रिएक्शन पेयर तो F12 F21 है बेटे, इंटू डेल्टा टी कर दिया तो क्या हो गया, एक्शन रिएक्शन पेयर तो F12 F21 है, अगर डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया। मतलब आप लोग रियली इंटरेस्टेड हो ये सब सीखने में, ठीक है, या मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता के आगे बढ़ूं, राइट। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे, कुछ भी चीज डिस्कशन करने के मोड में नहीं आओगे, आप लोग चुपचाप बैठ के म्यूटली सुनते रहोगे, तो इट्स ऑफ नो यूज। मतलब ये सब को भी सीख तो पाओगे नहीं, मैं चाहे कितना भी अच्छे से करा लूं यहाँ पे, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। एंड देन प्रॉब्लम विल बी ए फार क्राई फॉर यू, प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे कॉम्पिटिशन्स के, मैं भी से बता दूं आपको। स्कूल लेवल पे तो चलो ठीक है, वैसे कोविड के हिसाब से सब भगवान भरोसे ही चल रहा है, तो वो तो चलो हो जाएगा क्लियर, बट यस इम्पल्स हो जाएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली ये इम्पल्स है, ठीक है। ये ध्यान रखना ना, ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत सीक्वेंस में आपको करा रहा हूं, ठीक है। मैं ये अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप प्रॉपरली इसको नोट करो। क्वेश्चंस आए हुए हैं भाई, इस पे कंपटीशन में सिंगल सिंगल लाइनर क्वेश्चन आए हैं, लेकिन चूंकि बच्चों को ये सब पता नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है अरे बाप रे कितना टफ क्वेश्चन है, बन ही नहीं रहा हमसे। जबकि एक एक लाइन में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन एक एक लाइन में सॉल्व हो, ठीक है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इसको आप रखो, राइट, नोट करो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंपल्स है, ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी? इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंपल्स
इक्वेशन, यानी कि दोनों में जो इंपल्स ट्रांसफर होगा वो भी सेम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, कोलिजन से ना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक मास दूसरे मास से टकराया तो बताओ कि उसका इंपल्स कितना ट्रांसफर हुआ। अभी इंपल्स वर्ड सुन के लोग घबरा जाते हैं, इंपल्स कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इंपल्स क्या होता है हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं, मैं आपको याद दिला दूं। ठीक है, ये चीजें हमने पहले पढ़ी हुई है। क्या पढ़ा था कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बिल्कुल सिंपल सी चीज हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो गया, J12 J21 के बराबर हो गया। ठीक है, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही सारे इक्वेशन लिखते जाना। अब इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम है, इंपल्स क्या है? अगर मैं कभी भी ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है, मान लो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ये यार इंपल्स है ना, ये J इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। या ठीक है, बचपन में हमें अच्छा लगता था, जैसे मैंने पहले बताया था आपको x+2 इज इक्वल टू 3, तो आप बोलोगे अरे सर x इक्वल टू 1, ये 6 क्लास के लिए ठीक है सर। आपसे मैं पूछूं इसका मतलब क्या होता है, आप तो आप मेरे को बोलोगे अरे सर तो सॉल्व कर लेंगे 2 को इधर ले जाके, तो वो छठवीं वाले बच्चे के लिए सही है वो आंसर, आपके लिए नहीं। आप मुझे क्या बताओगे, आप मुझे ये बताओगे कि सर ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है, और दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो वो x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपसे ये जवाब एक्सपेक्टेड है, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे बीच में सिमिलरली, अगर मैंने यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूं J इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, तो ये जो J होती है ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, समझो बात को जरा सा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्सटर्नल जो लिखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है, और इस एक्सटर्नल प्रॉपर्टी के कारण मोमेंटम इंटरनली चेंज होगा, ये इंटरनल प्रॉपर्टी। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। अगर एक ही चीज है तो मैं दो नाम क्यों दूंगा फिजिक्स में यार, चलो हम आप और हम मान भी लें, लेकिन बाकी साइंटिस्ट थोड़ी मान लेते इतनी आसानी से। अगर उन्होंने इस चीज को माना है, एक ही चीज को दो नाम थोड़ी देंगे हम, एक को इंपल्स बोल दिया, एक को चेंज इन मोमेंटम बोल दिया ना, दोनों का मतलब अलग है, फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग है। क्या अलग है फिजिकल सिग्निफिकेंस? कि आपका जो इंपल्स है वो एक्सटर्नल फोर्स कितने देर तक अप्लाई हुआ वो शो कर रहा है, राइट। और उसके कारण मतलब मैं ये बोलूंगा कि इंपल्स इज अ कॉज एंड चेंज इन मोमेंटम इज अ इफेक्ट। ये आपको दिखेगा और ये हुआ, राइट। तो मुझे इंपल्स इक्वेशन मिल गई, तो इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। तो J12 अगर लिख रहे हैं हम लोग, है ना, J12 लिख रहे हैं, मतलब मोमेंटम किसका चेंज लेंगे यहां पे हम लोग। अगर J12 लिख रहे हैं इसका मतलब, अगर F12 लिख रहे हैं मतलब फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, या इंपल्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। ठीक है, तो मोमेंटम किसका चेंज लेंगे हम लोग? J12 किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी वन, ठीक है, क्योंकि टू ने वन का मोमेंटम चेंज किया ना, इंटरनल इफेक्ट वन पे है, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी वन। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी वन क्या है आपका, m1v1 माइनस m1u1। ठीक है, सिमिलरली J21 कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी टू माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी टू, तो ये हो जाएगा आपका m2v2 माइनस m2u2। ठीक है, क्लियर है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? फटाफट से हैंड रेस करते जाना, क्या ये चीज सभी को क्लियर हो रही है? राइट।
कोई हाई फाई चीज नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। एनसीईआरटी में जो चीज सिंगल लाइन लिखी हुई है मैं उसको बस डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी का है आपका। अगर आपका 11th का पेपर सब्जेक्टिव होता तो ये क्वेश्चन कंपल्सरली पूछा जाता था आपके हाफ ईयरलीज में, कि प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वी आर यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ टू प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। कुछ बहुत हाई फाई हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये चीज यहाँ पे रख देनी है J12 J21। प्लीज नोट करते जाना साथ साथ में आप लोग, आपके पास में नोटबुक में सीक्वेंस में रहेगा, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आप ध्यान से देखोगे तो भाई आपका आ गया कि J12 प्लस J21 इज इक्वल टू 0 था। तो आपका आ गया भैया M1V1 माइनस M1U1 प्लस M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू 0। या आप लिख सकते हो M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, राइट। तो ये क्या है, ये देखो आपका आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। यही तो हो रहा है यहाँ पे, ये आपका आ गया इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसका मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका क्या है, कंजर्व्ड है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम आपका क्या है, कंजर्व्ड है, ठीक है। तो हम यहां से बोल सकते हैं इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 देन momentum will be conserved, right। अगर आपका एफ एक्सटर्नल 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है आपका, 0 होना चाहिए। सॉरी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, कंजर्व्ड होना चाहिए। कंजर्व का मतलब क्या है, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एक बॉडी का नहीं। सिस्टम का मतलब क्या है, उस बॉडी ने जिस दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया उन दोनों का मिला के, उन दोनों का मिला के इनिशियल मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये बात सबको। अब यहां पे देखो, यहां पे मैं एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें। M1, ठीक है, U1 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी, प्लस U2 क्या हो जाएगा, M2 डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी। V1 क्या होगा यार, V1 भी यही होगा, डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी। रेट dx बाई dt U है, तो वही dx बाई dt तो V होगा ना, चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। टाइम अलग है खाली। तो M2 इंटू डेल्टा x2 बाई डेल्टा टी, अगर इस पूरे सिस्टम को M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, सेंटर ऑफ मास आ गया, मतलब XCM आ गया। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सेम है, सेंटर ऑफ मास चेंज ही नहीं हो रहा। तो मेरे को एक थ्योरी और पता चल गई कि भैया अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व है एंड सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। आप यहां पे लिख लो इसको, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट इट्स पोजीशन, राइट। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास में एक 1 kg की बॉडी है, एक 2 kg की बॉडी है, ठीक है। ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है आपका 3 मीटर पर सेकंड से, दोनों टकराए, और टकराने के बाद 1 kg वाला जो है जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ 2 kg वाला कितनी स्पीड से जाएगा, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, कौन बताएगा, है ना। तो पहले निकाल लेते हैं इनिशियल मोमेंटम, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2।
तो मतलब 1 × 5 + 2 × 3 इज इक्वल टू 1 × 2 + 2 × v। कितना हो गया ये? 3 दूनी 6 5 11 इज इक्वल टू 2 + 2v, मतलब 9 इज इक्वल टू 2v, मतलब v इज इक्वल टू 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई इसी डायरेक्शन में? 4.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर मान लो ये 1 kg है और ये इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और आपका 2 kg वाला जो है ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, सॉरी, टू केजी वाला उल्टा जा रहा है, ठीक है, और फिर ये 1 kg है, ठीक है, ये इधर गया आपका 2 मीटर पर सेकंड से, या इसको भी इधर ले लेते हैं, ये इधर गया 2 मीटर पर सेकंड से, तो 2 kg वाले की स्पीड बताओ क्या होगी? आप कैसे करेंगे? हाँ, डायरेक्शन बदल गया क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या होगा? 1 × 5 तो होगा, लेकिन आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, तो आप इसको प्लस एक्स एक्सिस ले लो। देखो अच्छा, ये जितना भी हम लोग मोमेंटम कंजर्व करवा रहे हैं, ठीक है, ये लाइन प्लीज नोट कर लो। ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ऑल मोमेंटम कंजर्वेशन आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका है? ग्राउंड का, राइट। निकालो जरा कितना आता है। 1 × 5, अब ये क्या हो जाएगा आपका? -3 × 2, नेगेटिव ले लेना इसको, इज इक्वल टू, अब आपने इधर वाले डायरेक्शन को प्लस लिया है तो ये भी माइनस में लोगे, -1 × 2 + 2 × v। जो अननोन है उसकी तो कोई भी डायरेक्शन ले लो, वो तो इक्वेशन सॉल्व करके पता चल जाएगा किधर जाना है। तो कितना हो गया? 5 - 6 इज इक्वल टू -2 + 2 × v। तो ये हुआ -1 इज इक्वल टू -2 + 2 × v। तो ये हो गया -1, सॉरी, +1 2v। तो v की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में है और 0.5 मीटर पर सेकंड। ये दोनों टकराए, टकराने के बाद पहले वाला मास पीछे आ गया, दूसरा मास अभी आगे जा रहा है, जो पहले 3 मीटर पर सेकंड से बैकवर्ड आ रहा था, यानी माइनस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था, अब वो 0.5 मीटर पर सेकंड से प्लस एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा है आपको? ये सब 9th क्लास का है, 9th में पढ़ा था आपने ये सब। फटाफट हैंड रेस करो, सबको समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं? ओके। इसी में आपका एक चीज होती है रिकॉइलिंग। अच्छा, चलो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये 1 kg है, ये गया आपका 2 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। ये आपका 2 kg है, इसको 2 मीटर पर सेकंड से करो, इसको 3 मीटर पर सेकंड से, एक ही डायरेक्शन। और ये आपका फिर 1 kg है, ये इधर गया आपका तो ले लो 5 मीटर पर सेकंड, ये गया 2 मीटर पर सेकंड से, और ये 2 kg है। अब ये कितनी स्पीड से जाएगा? ठीक है, तो हमने क्या किया? 1 × 5, एक ही डायरेक्शन है, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 1 × 2 + 2 × v, राइट। अब क्या हो गया देखो, ये इक्वल टू 2 + 2v, तो v इज इक्वल टू यहां से आ गया 4.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द इंपल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इंपल्स
ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 में इंपल्स ट्रांसफर कितना हुआ, ठीक है। यानी मैं पूछ रहा हूं जे 1 से 2 में इंपल्स ट्रांसफर कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम किसका लेंगे, 2 का लेंगे, ठीक है। किसने ट्रांसफर किया इंपल्स, 1 ने ट्रांसफर किया, तो चेंज इन मोमेंटम किसका होगा, 2 पे होगा। तो क्या लेंगे हम लोग, m2v2 माइनस m2u2, ठीक है। m2 मतलब 2 kg है, तो 2 kg की फाइनल वेलोसिटी 4.5 माइनस m2u2, तो आपका है 2 इंटू 3, तो ये हो गया 9 माइनस 6, मतलब 3 kg मीटर पर सेकंड, या न्यूटन सेकंड कर लो इसको, 3 न्यूटन सेकंड, ठीक है। और J12 कितना हो जाएगा अगर J21 निकाल लिया, टोटल तो कंजर्व ही है, तो मतलब नेगेटिव लेके -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। ये पूछा गया क्वेश्चन नीट का, अभी पूछा गया 2 साल पहले नीट में। ये जेई में भी आया है, जेई में थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर आया है, ठीक है, वो अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। ये नीट में डायरेक्ट मैं जो बता रहा हूं, मतलब डेटा अलग अलग है, टाइप बता रहा हूं, इस टाइप का पूछा गया। कई बार वो इस तरह से पूछेंगे, डायरेक्ट वेलोसिटी निकालना, तो बोले चलो बहुत पुराना पैटर्न हो गया वेलोसिटी, अब वो पूछेंगे पहले वेलोसिटी निकालो फिर इंपल्स कैलकुलेट करो, तो इंपल्स में कंफ्यूज, वो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, व्हाट इज द इंपल्स ट्रांसफर टू सेकंड बॉडी फ्रॉम फर्स्ट बॉडी, तो सेकंड बॉडी पे इंपल्स ट्रांसफर हुआ तो चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉडी का होगा, ठीक है। क्लियर है ये पार्ट सबको अच्छे से, ओके। अब इसका एक और काम कर लेते हैं हम लोग, मान लो हम केस ऐसा ले लें कि ये 1 kg है, ये 5 मीटर पर सेकंड से है, ये 2 kg है, ये 3 मीटर पर सेकंड से है, 1 kg है, वो 3 मीटर पर सेकंड से इधर आ गया, तो 2 kg की स्पीड क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वी, तो ये कितना हो गया, 6 माइनस 5 -1 इज इक्वल टू -3 प्लस 2v, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2v, मतलब वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर आ गई 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि J21 मतलब इंपल्स ट्रांसफर टू 2 बिकॉज ऑफ 1, इंपल्स ट्रांसफर ऑन सेकंड बॉडी बिकॉज ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो क्या हो जाएगा, ये किसका मोमेंटम लेंगे हम लोग, सेकेंड बॉडी का। सेकंड का लेंगे, m2v2 माइनस m2u2, अब देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 इंटू 3, तो 2 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो गया 8 न्यूटन, समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, वेक्टर ध्यान रखना है आपको, ये प्लस माइनस में गलती नहीं करनी है, क्लियर है सबको, क्लियर हुआ ये, ओके, राइट, ठीक है। हमने बंदूक ली, इसका मास कैपिटल एम है, और एक बुलेट इसमें से हमने फायर करी, ठीक है, इसका मास स्मॉल एम है, इसकी वेलोसिटी स्मॉल वी, ठीक है। तो मास ऑफ गन इज कैपिटल एम, मास ऑफ बुलेट इज स्मॉल एम, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ बुलेट इज स्मॉल वी, एंड स्पीड ऑफ गन इज कैपिटल वी।
अब जब आपने फायर नहीं किया है तो वो इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट कहां पे ले रहे हैं? जब फायर नहीं किया है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग सारी चीजें? विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, अभी बात समझना जरा सा। ठीक है, अभी हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं? विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देख रहे हैं। अब देखो इनिशियल क्या है भैया? गन भी नहीं चली, बुलेट भी नहीं चला, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। और फाइनल क्या है? देखो यहां पे भी फोर्स कहां से लगा? गन से बुलेट को लगा, तो बुलेट से गन को लगेगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे रहे। इस सेंटर ऑफ मास बहुत काम की चीज है। ये आपकी ना जिंदगी आसान कर देता है बहुत जगह। कैसे? अभी धीरे धीरे समझा रहा हूं मैं, एक एक करके हम लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनल कंडीशन में क्या है आपका? सेंटर ऑफ मास नहीं मूव हो रहा है, इसका मतलब मोमेंटम आपका कंजर्व है। तो स्मॉल एम वी से चला गया, तो कैपिटल एम कैपिटल वी से आ गया। तो यहां से कैपिटल वी मेरे को मिल गया। क्या मिल गया? स्मॉल एम वी बाई कैपिटल एम। ठीक है, ये है रिकॉइलिंग स्पीड ऑफ गन। गन आपका इस स्पीड से रिकॉइल होके पीछे की तरफ आएगा। तभी कभी भी हम लोग जैसे गोली चलाते हैं, ठीक है, आप में से कोई एनसीसी वगैरह में रहा हुआ है? पहले एनसीसी में फायरिंग सिखाई जाती है, किसने करी फायरिंग पहले? तो आपको, या इवन आपने वो बलून बस्टर्स जो आते हैं ना, वो भी अगर फायर किए होंगे तो देखो हल्का सा एक ना हमें हाथ पे झटका लगता है। क्यों लगता है? वो इसी कारण लगता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द रिकॉइलिंग स्पीड। इस स्पीड से गन पीछे की तरफ आएगी। गन अगर पीछे की तरफ आएगी तो डेफिनेटली गन हमारा मोमेंटम चेंज करने की कोशिश करेगी। गन हमारे लिए एज एन एक्सटर्नल एजेंट काम करेगी। तो हमारे ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स हमें फील होता है। इसको बोलते हैं हम लोग रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्लियर है ये पार्ट? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है, नोट करते जा रहे हो? कोई ऐसा प्राणी जो रोड ना नो कर रहा हो? नोट नहीं करोगे तो नोट से दूर होते जाओगे। जितना अच्छे से नोट करोगे उतना भविष्य में ज्यादा नोट कमाओगे, है ना? तो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज चाहे आप मानो या ना मानो, है ना? बोलते ना कि यार आपको भगवान पे भरोसा है। डू यू बिलीव इन गॉड? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन गॉड? राइट, बट आपने तो उसको देखा नहीं कभी। देन हाउ डू यू बिलीव इन गॉड? आपने कभी देखा है क्या भगवान को? बट स्टिल वी बिलीव, राइट? बिकॉज वी कैन फील इट्स प्रेजेंस। भले हमने उनको फिजिकल शेप में नहीं देखा, बट वी कैन फील इट्स प्रेजेंस, राइट? अच्छा लगता है, मंदिर में जाके अच्छा लगता है, थोड़ा सा पूजा पाठ करके अच्छा लगता है, सोच के थोड़ा सा एक हिम्मत मिलती है। तो सिमिलरली वही चीज है कि अगर आप मानो या ना मानो, ठीक है, फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको परेशान करेगा। ठीक है, आप चाहे लाख बहस कर लो कि मैथ्स बहुत टफ है, अरे मैथ्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंस है, वो सारी अपनी जगह, बहस अपनी जगह, बट फैक्ट रिमेन सेम, राइट? और ये चीज अगेन, ये चीज आपको दिखेगी नहीं, ये फील करने की चीज है। तो ये फील होगा। तो कितने लोगों को ये फील होना शुरू हो गया है? ये बताओ मुझे, है ना? ये फील जरूरी है, मतलब ठीक है। कुछ लोगों को इतना ज्यादा फील हुआ कि उन्होंने फिजिक्स की क्लासेस अटेंड करनी छोड़ दी कि ठीक है यार देख लेंगे अपने आप से क्या करना है, फॉर्मूले वॉर्मूले रट के। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सप्लोजन ब्लोज अ रॉक इनटू थ्री पार्ट्स, टू पीसेस गोज ऑफ एट राइट एंगल। ठीक है, अब दो पीस आपके बोल रहा है जी राइट एंगल में चले गए। ठीक है, तो हमने एक्स वाई एक्सेस ले ली, ये राइट एंगल गए। एक पीस इधर भेज दिया हमने, एक पीस को इधर भेज दिया। कोई सा पीस कहीं भेज सकते हो।
1 kg पीस, अब इसको ले लेते हैं कि ये 1 kg का है, इसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। 2 kg पीस, इसको ले लेते हैं 2 kg का, इसकी वेलोसिटी आपको दे रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। और बोल रहे हैं जो तीसरा पीस है वो 40 मीटर पर सेकेंड से गया है, तो उसका मास बताओ क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि तीसरा पीस गया कहां, वो तो कुछ बता ही नहीं रहा, राइट। तीसरा पीस आपका गया कहां, इसने कुछ बताया ही नहीं कि तीसरा पीस किधर भेजने का बाबा, आगे भेजें पीछे भेजें किधर भेजें, तीसरा पीस कुछ नहीं बोलता हमको तीसरे पीस के बारे में। तो क्या करें, तीसरा पीस कहां भेजें फिर, कहीं भी भेज दो। इधर ले लेते हैं, चलो इसका मास m ले लेते हैं, इसकी स्पीड आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 40, ठीक है, इस डायरेक्शन में ले लो, राइट। कहीं से भी एक एंगल थीटा ले लेते हैं, हमें नहीं पता थीटा क्या है। अब देखो तीनों के केस में जो इनका मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम इस केस में p1 कितना हो जाएगा आपका, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 8। इसका मोमेंटम इस केस में p2 कितना हो जाएगा आपका, मास इंटू वेलोसिटी मतलब 12 × 1। इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, p3 मास इंटू वेलोसिटी मतलब m × 40। तो इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा p3 cos थीटा और ये हो जाएगा p3 sin थीटा, ठीक है। इक्वेट कर दो, अब तो आपको दिख रहा है भैया का, आपको बोला गया है कि ब्लोज ऑफ, अंदर से फोर्स लगा तभी तो ब्लो हुआ ना, अपने आप ब्लो थोड़ी हुआ। तो एफ एक्सटर्नल 0, इंटरनल फोर्स को तो एक्सटर्नल में काउंट कैसे करोगे, है ना, वो तो उसके अंदर की आवाज थी जो वो फूट पड़ा, नहीं, ये तो उसके अंदर की आवाज थी ना, अंदर की आवाज से वो फूट पड़ा, तो अंदर की आवाज से बाहर वालों को क्या लेना देना, ठीक है। देखो इससे फिर मैं तुम्हें विज्ञान से ज्ञान की बात समझा रहा हूं, अंदर से तुम कितने दुखी रहो, तुम कितना रोते रहो, इससे बाहर की दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्ञान की बात विज्ञान से, राइट। तो आपका इसका मतलब क्या है, हर ऐसी कंडीशन जहां एक्सटर्नल फोर्स 0 हो वहां पे आपका मोमेंटम क्या होगा सर, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व मोमेंटम जब रहेगा तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी अपनी एक्सिस पे कंजर्व रहेगा, तो अलोंग एक्स एक्सिस देख लो क्या हो जाएगा, मतलब ये 12 × 1 जो हमने जो P2 निकाला है, सॉरी इसको पहले वेरिएबल में लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। ये जो हमने P2 निकाला है वो P3 cos थीटा के बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन ध्यान से देखना ना, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, ठीक है। तो वैल्यू भी रख लेते हैं, P2 मतलब 12 और P3 मतलब था m40 था cos थीटा, ठीक है। अलोंग वाई एक्सिस कर लो यार, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस कर लो, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो P1 मस्ट बी इक्वल टू P3 sin थीटा, तो P1 क्या है आपका, 8 × 2 = 16 हो जाएगा ये, और P3 मतलब 40m sin थीटा, ठीक है। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 1 का स्क्वायर करो, इस 2 का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 40 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, ठीक है। तो आपको मिल गया m स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके खाली आपको m की वैल्यू निकालनी है, चेक करो कितनी आती है भाई, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन को तो मास्टर लोग हो आप लोग, कुछ कुछ बाहर निकल रहा हो तो बाहर निकाल लेना, है ना, जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर, यहाँ भी 4 का स्क्वायर, तो निकाल लो 4 का स्क्वायर, तो अंदर क्या बच जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40, 100 हो गया, ठीक है। तो 25 हो गया ये, है ना, 0.5 आ गया। तो इसको सॉल्व करके आप निकाल लो थोड़ा कैलकुलेशन, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.5 kg आ गई।
सबको समझ में आ रहा है ये कैसे सॉल्व किया हमने? चलो अब ये एक पार्ट देखो आप लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। इसको आप खुद से ट्राई करोगे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस इस बार आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट की वेलोसिटी निकालनी, ठीक है। इस बार आपको थर्ड पार्ट की वेलोसिटी निकालनी, नोट कर लो। अपने आप ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो मेरे से पूछोगे। डन, हो गया, आगे चलें। ओके, अब एक चीज देखो, अभी जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया है ना, उसी पार्ट की दोबारा से थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। यार मान लो मेरे पास में ये m1 है, ठीक है, और ये m2, इसकी वेलोसिटी सपोज करो v1 है, इसकी वेलोसिटी सपोज करो v2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम लोग। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने जा रहा हूं वो सेंटर ऑफ मास पे लेने जा रहा हूं। मैंने क्या बताया था अभी, जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया था वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। क्यों कर रहे हैं ऐसा, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, इससे हमें फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ये इसको करना है, आप तो क्या करोगे, मैंने बताया हुआ है, हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। v1 माइनस वी सेंटर ऑफ मास कर दो, मतलब v1 माइनस m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करोगे, v1 सेंटर ऑफ मास एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m2 टाइम्स v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार मेरा पार्टिकल 1 का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, मोमेंटम क्या होता है m1v1, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था m1v1, क्योंकि v1 था वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, m1 m2 v1 माइनस v2 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। तो ये आपका आ गया लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ध्यान से देखो, ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये जो इसमें वैल्यू आ रही है, ये वाली, यार अगर मैं 1 का सेंटर ऑफ मास निकाल रहा था विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मेरे को मास 1 का ही मिलता था ना। जैसे मान लो मैं खाली P1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालता हूं, तो मेरे को क्या मिलता है, m1v1 मास 1 का ही मिलता है। लेकिन उसी मास 1 का सेंटर ऑफ मास अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, उसी में मास 1 का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाल रहा हूं, तो मेरा मास m1 m2 बाई m1 प्लस m2 मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास को हम लोग म्यू से शो करते हैं, तो क्या हो गया ये m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये आता है आपका रिलेटिव मास, राइट, समझ में आ रही बात। तो मैं सीधे सीधे ये बोल सकता हूं, मेरे से अगर कोई पूछे यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा,
नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, नॉट काइनेटिक एनर्जी ऑफ M2। कोई मेरे से ये पूछे कि यार काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है, हाफ म्यू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपसे कई बार नीट मेंस के एग्जाम में पूछा गया। अब इससे पता होने से क्या होता है, मेरे लिए एक शॉर्टकट क्रिएट हो गया, मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर टिक देख के टिक मार सकता हूं। आज मेरे को इसको समझने में परेशानी हो रही है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं यार, लेकिन जिस दिन आप वहां पे एग्जाम दोगे उस दिन आपको अपनी पीठ खुद थपथपाओगे कि अच्छा था मैंने पढ़ लिया, मैंने तो देखते ही टिक मारा। ठीक है, टू डेज बैक वी आर हैविंग अ डिस्कशन, ठीक है, कि यार किसी ने मतलब हमारे 12th की जो बैच है उनके साथ ऑफलाइन का एक डिस्कशन चल रहा था, तो वहां पे एक बहस चल रही थी, बच्चे मेरे साथ बहस कर रहे थे या वो मेरे से सवाल कर रहे थे कि सर जब एनसीईआरटी लेवल का ही आता है, हर हम लोग एनालिसिस देखते हैं, हर नेट पे सर गूगल में इतनी जगह लिखा हुआ है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी से ही आए, ठीक है, बायोलॉजी के मतलब 70 क्वेश्चन 90 में से 85 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, केमिस्ट्री में 45 में से 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए, तो फिर हम ये एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ खुद, अब आप लोग भी बड़े बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, ठीक है, आप मुझे खुद बताओ कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, अगर एनसीईआरटी लेवल पे पेपर आ रहा है तो सिर्फ एनसीईआरटी तक पढ़ना सफिशिएंट है, या हमें उससे ज्यादा की जानकारी, या एनसीईआरटी आप पढ़ के एक बार में खुद समझ लेते हो, आप इतने कैपेबल हो, और डू यू नो द करेक्ट मेथड दैट हाउ टू स्टडी एनसीईआरटी। दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, राइट, दिस इज अ नेवर एंडिंग डिस्कशन, डेफिनेटली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है भाई, ये रिलेटिव मास वर्ड एनसीईआरटी में यूज किया हुआ है, जाके देखना, बट उसने प्रूफ करके कहीं नहीं दिखाया। बायोलॉजी तो बस, बायोलॉजी सब्जेक्ट ही अलग है, बायोलॉजी तो आई रेस्पेक्ट द टीचर्स हु टीच बायोलॉजी, वेरी डिफिकल्ट टू टीच, वेरी डिफिकल्ट टू टीच। फिजिक्स में तो फिर भी आपको विजुअलाइज होती है, चीजें दिखती हैं, ठीक है, बायोलॉजी में तो आपका कॉन्सेप्ट भी है, फैक्ट भी है, दोनों चीजें देखनी है। अगर मेरे से पूछो सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो मेरे को लगता है मैथ्स, पेन पेपर लेके सारा काम हो जाता है, ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लगे रहो तो सीख ही जाता है आदमी। बट देखो मैं अपना व्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, हम लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं। अगर आप ये सोचो, मतलब इफ यू वांट कि आप पैनिक सिचुएशन में ना हो, तो अपना स्टैंडर्ड अभी से अपग्रेड करो, मतलब इट इज समथिंग लाइक, आप मेरे से ऐसी बात कर रहे हो कि यार अरे इंडिया को बांग्लादेश के साथ तो खेलना है, तो नेट प्रैक्टिस की जरूरत क्या है, क्यों करें नेट प्रैक्टिस, बांग्लादेश ही तो है सामने, तो हरा ही लेंगे, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी से 2 लेवल ऊपर हो तब जाके ऑन एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आप एनसीईआरटी को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे, और 3 घंटे में यू विल बी परफॉर्मिंग बेटर। योर टारगेट, अगर आप सपोज इफ यू आर अपीयरिंग इन नीट, योर टारगेट इज 720 आउट ऑफ 720, 630 में तो गवर्नमेंट कॉलेज क्लोज है, मिल ही ना रहा आपको एमबीबीएस 630 के बिलो, आप बड़े खुश रहोगे, अरे सर 720 में हम 550 तो लेके आए, वी आर वेरी टैलेंटेड, बट स्टिल आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपको कॉलेज नहीं मिला, राइट। सिमिलरली मेंस में है कि इफ यू वांट कि भैया टॉप 10,000 रैंक में आना है, सो दैट आई विल गेट द टॉप 5 बेस्ट एनआईटीज, अभी तो मैं आईआईटी की बात ही नहीं कर रहा, जेई एडवांस की बात ही नहीं कर रहा, जेई मेंस की बात कर रहा हूं, आई वांट टू गेट इनटू टॉप 5 एनआईटीज, जहां से मेरा बिल्कुल श्योर है प्लेसमेंट मेरा गूगल फेसबुक में लगेगा, आई विल बी गेटिंग द बेस्ट पैकेज, मेरे को पास आउट होने के इमीडिएटली मेरे को 15 लाख का पैकेज चाहिए या 20 लाख का पैकेज चाहिए, आई डोंट वांट टू स्टार्ट विद 2.5 लाख। लोकल कॉलेज के जो भी बच्चे हैं उनका स्टार्टिंग पैकेज यही रहता है, 3 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख, मैक्सिमम 4.5, इसके ऊपर नहीं जाता। तो टॉप 10,000 रैंक के लिए यू हैव टू बी 98.5 परसेंटाइल। आप बोलो मेरा 97 है सर, आई डिड वेरी गुड,
but still you did not achieve your target, sir. You're far beyond your target. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये डिसीजन आपका है, ठीक है। हमारा काम है पढ़ाना है, फिर सर मेरे को तो ये करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टोटली कंफ्यूज्ड, they are still so much indulged in their UTs कि उन्हें ये बाद की चीज दिखाई ही नहीं दे रही। तो देखो डिसीजन मतलब मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है चीजें आपके हिसाब से सिंप्लीफाई करना। डेफिनेटली अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मैं भी धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाना कम कर दूंगा, बट माय सजेशन इज कि थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करके चलो, थोड़ा सिस्टम समझ के चलो। एससीवी अगर बनाओ, एससी वर्मा बनाओ, जब तक नहीं बनाओगे आपको पता ही नहीं फिजिक्स की दुनिया क्या है। बायोलॉजी में हाउ डू यू स्टडी बायोलॉजी, इफ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, हाउ डू यू स्टडी बायोलॉजी? सर हमने 4 चैप्टर पढ़े, सर हमारे 5 चैप्टर के टेस्ट हो गए, हमने एनसीईआरटी पढ़ी, 4 बार पढ़ी। हैव यू एवर ट्राइड सॉल्विंग 100 क्वेश्चंस और 150 क्वेश्चंस इन 1 आवर? Have you started training your brain so that your brain can read fast, understand the entire statement in 1 second or 2 seconds, and you can tick the correct option within 10 seconds or 20 seconds? Have you started training like that? Have you started training in the same manner in chemistry? Have you started studying inorganic chemistry by yourself from NCERT S block element? If not yet, that means you are not doing good. I told yesterday also, if you are good in your class and if you are best in your class, that means you are in a wrong class, right? Because competition is all across India, and if you, even if you want or you don't want, you have to appear in the competition, boss. मतलब DU मिलना भी, अगर आपको BSc भी करना है तो DU मिलना भी इतना आसान नहीं। चलो मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ रियलिटीज बता रहा हूं कि थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो। अभी भी अगर आप लोग चीजों से भाग रहे हो या डर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अब देखो, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इसमें, जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला, ठीक है, देखो ये चीज क्वेश्चन में आती है, मैं आपको कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं, राइट? अगर मान लो ये मेरा मास m है, m1 है, यहां से मैंने एक स्प्रिंग जोड़ी, यहां मैंने m2 रखा, ठीक है, इसको मैंने v0 वेलोसिटी दी, सिर्फ इसको दी m1 को, m1 को मैंने हल्का सा पुश किया, ठीक है, राइट? अब मैं आपसे पूछूं फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, ठीक है, इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के ले लेते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हमें करना है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें पता है कि बाहर से हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, इसको हमने कांस्टेंट वेलोसिटी दी थी। स्प्रिंग इसके ऊपर बैकवर्ड फोर्स इधर लगाएगा, ठीक है, और स्प्रिंग इसको भी बैकवर्ड फोर्स, जैसे स्प्रिंग दबेगा आप m1 को पुश करोगे तो क्या होगा ना, थोड़ा सा एकदम आंख बंद करो, आंख बंद करके एकदम स्लो मोशन में इमेजिन करने की कोशिश करो कि m1 का मास आ रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v1 है, आपने उसको पुश किया, उसकी वेलोसिटी v1 आई, स्प्रिंग धीरे धीरे दबना चालू हुआ, तो स्प्रिंग दबना चालू करेगा तो क्या करेगा, स्प्रिंग दोनों साइड फोर्स लगाएगा, इधर भी kx का फोर्स लगाएगा, इधर भी kx का फोर्स लगाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगेगा m2 भी धीरे धीरे मूव करना चालू करेगा। m2 की स्पीड शुरुआत में कम होगी, m1 धीरे धीरे और दबता हुआ आ रहा है, राइट? तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन कब आएगी, ठीक है, आपको मैं चीजें बता दे रहा हूं। सबसे पहले यहां पे आपको ध्यान रखना है कि लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। कितने लोगों ने ईमानदारी से आंख बंद करके इमेजिन करने की कोशिश करी, सही से बताओ? नहीं करी तो करो, ठीक है, अदरवाइज चीजें नहीं क्लियर होंगी भाई, करो करो, ठीक है। कहीं से देखो यहाँ पे kx का फोर्स लग रहा है, ठीक है, आपको स्प्रिंग का नेचर पता होना चाहिए, स्प्रिंग का क्या नेचर है, स्प्रिंग को दबाएंगे तो बाहर धक्का मारेगी, ठीक है, स्प्रिंग को कभी भी आप दबाओगे तो बाहर धक्का मारेगी।
है ना, जैसे बोलते हैं कि टीनेजर्स आर जस्ट लाइक स्प्रिंग्स, अंग्रेजी में कहावत है, उनको दबाओगे तो वो उछल के बाउंस बैक करते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। राइट, तो स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग बाहर धक्का मारेगी, एंड ऑल ऑफ यू आर टीनेजर्स, राइट। तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व है, क्योंकि देखो इधर भी फोर्स लगा रही है स्प्रिंग, इधर भी लगा रही है, तो नेट फोर्स जीरो, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और आपका दूसरा केस क्या है कि यहां पे टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। ये बहुत बार पूछा गया कॉमन क्वेश्चन है आपका, इस टाइप का, ऐसा या इस टाइप का, ठीक है। बहुत बार पूछा गया कॉमन क्वेश्चन है ये कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना होगा। तो देखो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा आपका, मैंने क्या बोला, उसके बाद मैक्सिमम कंप्रेशन का केस क्या आएगा, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन विल बी व्हेन both masses starts traveling with same speed। अब थोड़ा सा इमेजिन करके देखो इसको ना, खुद से इमेजिनेशन में आपको समझ में आ जाएगा ये, थोड़ा इमेजिन करके देखो, आंख बंद करके, M1 आ रहा है, ठीक है, स्प्रिंग ने M2 को पुश करना चालू किया, ठीक है। M1 की वेलोसिटी ज्यादा है, M2 धीरे धीरे बस मूव होना चालू हुआ, तो स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस हो रही है, स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस हो रही है, धीरे धीरे M2 की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, स्प्रिंग अभी भी कंप्रेस हो रही है। जैसे ही M1 और M2 की वेलोसिटी इक्वल हो गई, जैसे ही M1 M2 की वेलोसिटी इक्वल हो गई, कंप्रेशन खत्म, जितना कंप्रेस होना था हो गया, उसके बाद तो नहीं हो सकता। हुआ इमेजिन ये, सबको समझ में आई ये चीज, एकदम स्लो मोशन में करके देखो, समझ में आएगा, राइट। एम आई एबल टू मेक यू गाइस इमेजिन ऑल दिस थिंग्स, क्या मैं सक्सेसफुल हो पा रहा हूं अपने इस ट्राई में? अगर ये इमेजिन कर लेते हो तो आप बड़े से आप आईआईटी एडवांस निकालोगे सर मेरे साथ, ठीक है, ये मेरा चैलेंज है, अगर आप ये ईमानदारी से इमेजिन कर रहे हो तो, राइट। अब देखो क्या हो गया, अब आपको सिंपल पता है कि भैया मेरा बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो मेरा मोमेंटम कंजर्व होना है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, M1 V0, और फाइनल क्या है, M1 V प्लस M2 V, दोनों की स्पीड सेम करना है, तभी मैक्सिमम कंप्रेशन मिलेगा। तो यहां से V की वैल्यू मिल गई मेरे को M1 V0 बाई M1 प्लस M2, राइट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली अनन्या, बिल्कुल सही बोल रहा है, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। चलो, मैं ये वर्ड अभी नहीं यूज करना चाह रहा था, बिल्कुल एक्सीलेंट। मतलब तुम्हारे समझने से मेरे को ऐसा लगा कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक पढ़ा ले रहा हूँ, नहीं। अब देखो ये काम खत्म, उसके बाद क्या है, टोटल एनर्जी, हमने बोला ना टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मेरे को ये पता करना है कि कितना दबेगा, एक्स कितना होगा। तो देखो भैया एनर्जी क्या होता है, एनर्जी तो रुपया वाला सिस्टम है, ठीक है, मैंने पहले ही समझाया। तो सबसे पहले एनर्जी किसके पास थी, M1 के पास थी, जो बांटेगा यही बांटेगा, हाफ M1 V0 स्क्वायर, ठीक है, एनर्जीज M1 के पास थी। और कितनी बांटा ये, भाई इसने स्प्रिंग को दे दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, और उसके बाद है ना, उसने स्प्रिंग को दे दिया हाफ के एक्स स्क्वायर, और फिर आपका हाफ M1 V स्क्वायर, M1 मास भी V से जा रहा है, और M2 V स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ M1 V0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ M1 प्लस M2, और V की वैल्यू यहां से रखोगे तो क्या आ जाएगा, M1 स्क्वायर V0 स्क्वायर बाई M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर, राइट। अब ये हाफ सारे कैंसिल कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये M1 V0 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी ना इसकी, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा M1
m2 v नॉट स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ के एक्स, सॉरी हाफ रहेगा नहीं ना, हाफ तो कैंसिल कर दिया था हमने, ओनली के एक्स स्क्वायर। तो x कितना आ गया सर, अंडर रूट m1 m2 v नॉट स्क्वायर बाई k टाइम्स m1 प्लस m2, इतना कंप्रेशन होगा। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो m1 m2 k सबकी वैल्यू दी रहती है v नॉट की, मैंने भी कोई वैल्यू नहीं है, सब अलजेब्रिक फंक्शन में लिया है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया ना, मतलब मैं आज गंगा नहा लूं। बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये, किस तरह से मोमेंटम कंजर्व करवा के प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर ये समझ में आ रहा है, आई कैन चैलेंज यू, एससीबी के वर्क पावर एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर से आपसे सारे क्वेश्चन खुद से बन जाएंगे, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राइट, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये m1 है, आपने स्प्रिंग जोड़ा, m2 रखा, ठीक है, और इसको आपने v नॉट की स्पीड दी। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, इसको आपने v नॉट की स्पीड, मैं बोल रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बात करते हैं। जैसे ही मैंने रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट किया, जैसे ही मैंने रेफरेंस फ्रेम सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट किया, मुझे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराने की जरूरत नहीं है, वो मैं पहले ही करवा चुका हूं। तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, अब जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ म्यू इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। बिकॉज विद रेस्पेक्ट टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो बॉडी मूव ही नहीं कर रही। अगर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी गई कहां, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में। और म्यू मैंने आपको ऑलरेडी बताया है क्या होता है, m1 m2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है, पुट कर दो, हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, v1 मतलब v नॉट, v2 मतलब जीरो, राइट, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट, ठीक है, m1 m2 v नॉट स्क्वायर बाई k टाइम्स m1 प्लस m2। जो सेंटर ऑफ, जो आपका रेफरेंस फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले करके उसको चेंज करना था, वो मेहनत मैंने पहले अपने स्टडी के दौरान ही कर ली है। तो एग्जाम के टाइम पे मैं वो बेवकूफी नहीं करूंगा कि मैं जाके प्रॉपर मेथड से सॉल्व करके 10 मिनट लगाऊं उसको सॉल्व करने में। मैं तो भैया स्मार्ट वर्क करूंगा, मैं तो रेफरेंस फ्रेम को सेंटर ऑफ मास पे लूंगा और सिंगल लाइन में सॉल्व करूंगा, राइट। so that is the beauty of changing the reference frame with respect to center of mass। इसीलिए सेंटर ऑफ मास के बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाते हैं, राइट, बुक में उल्टा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। समझ में आ रही बात? इसे आपको आज के आज एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्रिटिकल है, ठीक है, मजेदार भी है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में आपको अगर मजा आता है तो डेफिनेटली इसके बाद की फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग, मैकेनिक्स वाला पार्ट से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं। अगर डर लगता है फिजिक्स से तो फिर तो ये चीज और डरावनी है।